वेलकम ऑल बच्चों। ये न्यूमेरिकल किसी आईएएस आईएएस या गेट वगैरह का नहीं है, इसलिए कि सिंगल फेज मशीन्स और स्पेशल मशीन्स पे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल एक इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक से लिया है। इनफैक्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक है, इसलिए तुम देखोगे कि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो मैंने सोचा कि ये न्यूमेरिकल तुम लोगों को बना लेना चाहिए। इसलिए कि इसको बना लोगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की पूरी ट्रीटमेंट का तुमको फुल, जिसको फीलिंग कहते हैं, वो हो जाएगी कि क्या क्या अंदर होता है। तो न्यूमेरिकल देखो तुम्हारे सामने है। ये तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट्स का बना करके रखा है। क्वेश्चन ये है कि 180 वाट 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग कांस्टेंट्स रेफर्ड टू स्टेटर। R1 2.02 ओम, X1 2.7 ओम, 9 ओम। तुम सब जानते हो यह है स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज, यह है स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल पर फेज R2 डैश, रोटर रेजिस्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर X2 डैश, रोटर लीकेज रिएक्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर एट स्टैंड स्टिल X5 मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये सब तुम चूंकि जानते हो इसलिए मैं कुछ नहीं और दे रहा हूँ। अच्छा, आरसी के बजाय इसने सीधा सीधे कोर लॉस दे दिया है और फ्रिक्शन इम्पेडेंस दे दिया है, जो मैकेनिकल लॉस में आ जाता है 13 वाट्स। तो पूछता है कि फॉर स्लिप ऑफ 5% मतलब 0.05 डिटरमिन द स्टेटर करंट, पावर फैक्टर, पावर आउटपुट, स्पीड, टॉर्क एंड एफिशिएंसी व्हेन द मोटर इज रनिंग एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो टॉर्क है ये तुमको आउटपुट टॉर्क देना होगा। अगर टॉर्क पूछेगा तो सिर्फ एयर गैप टॉर्क देकर के मत छोड़ दोगे, आउटपुट टॉर्क देना होगा। समझे? जब भी टॉर्क आए तो समझ लो कि फाइनल टॉर्क है, टॉर्क आउटपुट व्हेन द मोटर इज रनिंग एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे सामने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के रखा हुआ है कि इसको बनाने में वक्त बर्बाद ना हो। और एग्जैक्टली मैं वैसे ही करूँगा जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स मैंने किया है। जेड फॉरवर्ड निकालूंगा पहले, जेड बैकवर्ड निकालूंगा पहले, ये और ये पैरेलल में है तो एडमिटेंस प्लस एडमिटेंस इज इक्वल टू एडमिटेंस हो जाता है और टोटल एडमिटेंस का इन्वर्स कर देते हैं। ये तरीका अब तुम जान गए होंगे। वैसे यहाँ कर देंगे। उसके बाद आई वन निकालेंगे, आर वन जे प्लस जे एक्स वन मतलब जेड वन, आर वन प्लस जे एक्स वन प्लस जे एक्स फाइव मतलब जेड फॉरवर्ड प्लस जेड बैकवर्ड। इससे आई वन निकल जाएगा। अब आई वन निकलने के बाद जो फॉरवर्ड फील्ड में जो करंट जा रहा है आई वन ही है ना, तो ये जेड फॉरवर्ड का जो रियल पार्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आई वन स्क्वायर इंटू आर को, आर फॉरवर्ड को, तो मिल जाएगा एयर गैप पावर मतलब रोटर इनपुट फॉर द फॉरवर्ड फील्ड। वैसे ही देखो आई वन को हमने यहाँ पर लगाया ही इसलिए है कि बैकवर्ड फील्ड में अब आई वन ही जा रहा है, तो आई वन स्क्वायर इंटू आर बैकवर्ड हो जाएगा पी जी ऑफ द बैकवर्ड फील्ड मतलब रोटर इनपुट ऑफ द बैकवर्ड फील्ड। अब ये जो पावर है ये तो दोनों सिस्टम से लिया जा रहा है, लेकिन ये जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है ये फॉरवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये बैकवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क के लेवल पर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब समझो कि जो एयर गैप टॉर्क है वो माइनस हो जाएगा। तो टॉर्क डेवलप्ड जितने जानते हो कि माइनस होता है, मतलब टॉर्क डेवलप्ड और टॉर्क जो एयर गैप का होता है वो तो सेम होता है ना बेटा। तो वही चीज़ यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद फिर लॉसेस वगैरह निकाल करके फाइनल निकाल दोगे। तो चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं बनाने के लिए, इतनी भूमिका बहुत है। सोल्यूशन यहीं से शेयर कर देते हैं। बाद में इसका मैं तुमको पावर ऑडिट वर्क करवाऊंगा, हालांकि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन समझ का पार्ट है वो। सोल्यूशन
60 हर्ट्ज की मशीन है, इसका ध्यान रखोगे, अमेरिकन मशीन है। सबसे पहले मैं जेड फॉरवर्ड निकाल रहा हूँ, जगह थोड़ी, हाँ थोड़ी जगह तो है। देखो कैसे निकालूंगा, तुमको याद होगा ये कैसे निकालता हूँ मैं। जेड फॉरवर्ड, जेड फॉरवर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू जे 0.5 x5 in parallel with, क्या था, 0.5 R2 dash by S, 0.5 R2 dash by S plus J 0.5 X2 dash, X2 dash। अब इसी के दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, उसको आर फॉरवर्ड उससे निकल जाएगा। एक्स फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एनीवे इमेजिनरी पार्ट भी तो आएगा। तो इस देखो मैं सीधे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले बाहर वाला ब्रैकेट दे दूंगा, अब उसके बाद इन्वर्स देखो किसका करूंगा, जे 0.5 x5 की वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, 66.8 है ना, 66.8 इनवर्स, ये हो गया y1 प्लस R2 डैश बाई एस 0.5 R2 डैश बाई एस 0.5 R2 डैश का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4.12, 4.12 डिवाइडेड बाई एस, स्लिप इसने क्या कहा था 5%, 0.05 प्लस जे 0.5 x2 डैश, जे 0.5 इंटू x2 डैश, x2 डैश का वैल्यू क्या है, x2 डैश का वैल्यू है यहाँ 2.12 ओम। डेटा मैंने सामने रखा है अपने कागज पे, ताकि इस बोर्ड पे हमको बार बार न जाना पड़े। इसका भी तुम इन्वर्स कर दो। अब देखो y1 प्लस y2 टोटल y हो जाएगा y टोटल, जब y टोटल का इन्वर्स कर दोगे तो तुमको z टोटल मिल जाएगा, z टोटल नहीं मतलब z बैकवर्ड, z फॉरवर्ड इस केस में। इसको सॉल्व करो, इसमें एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, ये माइनस, ये इन्वर्स के लिए साइन है, इन्वर्स, इन्वर्स है, इसको अब फीड करना है, ये 66.8, ये जो है ये 66.8, ठीक है,
कैलकुलेटर में फीड करता हूँ, इसका रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। ये रूटीन मैटर है, पहले हम लोग निकाल चुके हैं इस किस्म की बहुत सारी चीज़। सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट दे देंगे बाहर वाला, उसके बाद एक अंदर का छोटा ब्रैकेट देंगे, उसमें लिखेंगे 0.5 इंटू 66.8 आई आई, इससे कर देंगे इन्वर्स। देखो बड़ी स्ट्रिंग बनेगी ना, इसलिए तुमको दिखा दिया बीच में। प्लस उसके बाद फिर एक छोटा ब्रैकेट देंगे, उसमें लिखेंगे, देखो 0.5/0.05 जब हो गया तो यह तो सीधा हो गया 10, तो 10 इंटू 4.12 मतलब हो गया 41.2। इतना तो कर ही सकते हैं बेटा, 41.2 सीधा मैं डालता हूँ, 41.2 प्लस 0.5 इंटू 2.12 आई। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका कर देंगे इन्वर्स, तो इन्वर्स प्लस इन्वर्स टोटल आ गया। उसके बाद फिर बाहर का ब्रैकेट बंद करेंगे और तब कर देंगे इसका इन्वर्स। देख लो ये हुआ। अब इसको इक्वल टू प्लस करेंगे तो एक रियल पार्ट आएगा कि इमेजिनरी पार्ट आएगा, देखा जाए। देखो यह आ गया 15.931, 15.931 प्लस जे समथिंग है, वो देख लेंगे अभी कितना है। इस पेज पर तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से चलते हैं, जेड फॉरवर्ड की बात हो रही थी। जेड फॉरवर्ड, ये जो कैलकुलेशन आया है अब मैं वो लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 15.931, 15 15 है इस नहीं, 15.931 प्लस जे, प्लस जे, जे कितना है ये मुझे नज़र आ रहा है 20.0748, तो 20.075 कर देंगे, देख लो, देख लिया। प्लस जे 20.075, ये तुम्हारा जेड फॉरवर्ड हो गया टोटल, ठीक है। ये है आर फॉरवर्ड प्लस जे फॉरवर्ड, आर ऑफ द फॉरवर्ड फील्ड, नाम दे रहे हैं इसको आर फॉरवर्ड, जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं कि आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू इट्स रियल पार्ट, ये हमारे काम आएगा 15.931 ओम्स। तुमको याद होगा स्टीनमेट्स में जो कंप्यूटेशनल कन्वीनियंस मैंने पढ़ाया था ना, उसको याद करो जाकर, नहीं तो वीडियो देख लेना, कंप्यूटेशनल कन्वीनियंस इन स्टीनमेट्स मॉडल, उससे तुमको याद आ जाएगा। आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू 15.931 ओम, ये हमारे काम की चीज़ अब निकल आई। अब सिमिलरली जेड बैकवर्ड निकालता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं सारी चीज़, सिर्फ कर दूंगा सिमिलरली जेड बैकवर्ड, सिमिलरली
Z बैकवर्ड। यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका भी एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। रियल पार्ट को आर बैकवर्ड लिखेंगे हम। अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं सीधे निकाल रहा हूँ, ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि कितना कौन किसके पैरेलल है, सिमिलरली लिख दिया ना। अब देखो, अब पहला ब्रैकेट देंगे, J 0.5 x5 का वैल्यू क्या था, 33, वो 0.5 इंटू, हाँ ठीक है, 66.8 तो इसका आधा ही होगा ना। एनीवे तुम 0.5 लिख चुके हो तो ये लिख दो, ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से आ गया। 66.8 ओम, इसका इन्वर्स। सिवाय 2 माइनस इसका और कोई फर्क नहीं बेटा, बाकी सब चेन। प्लस 0.5 R2 डैश बाई 2 माइनस एस हो जाएगा। 0.5 R2 डैश का वैल्यू क्या दिया था, 4.12 ना, इंटू 4.12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एस, बैकवर्ड स्लिप इसको कहते हैं। तो 2 माइनस एस का मतलब हो गया 2 माइनस 0.05, तो 1.95 हो गया। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया R2 डैश बाई 2 माइनस एस प्लस x2 डैश का वैल्यू क्या था, 0.5 x2 डैश, हाफ फ्लक्स से कम होता है ना बेटा, इसलिए हर चीज़ को हाफ कर देते हैं हम लोग। 0.5 x2 डैश 2.12, इसका इन्वर्स कर दो, तो y1 प्लस y2 हो गया ना। तो ये जो टोटल y आया, इसका फिर इन्वर्स कर दोगे तो z आ जाएगा। ये वैल्यू होगा z बैकवर्ड का इन्वर्स इसका। कैलकुलेटर पर डाल दो, अगर रिप्ले का तुम्हारा बचा हुआ होगा तो तुमको सिर्फ 2 माइनस एस की जगह रखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, मेरे अगर वक्त बचा हुआ होगा तो रिप्ले मिल जाएगा। देखता हूँ, आप देखो रिप्ले मिल गया है हमको। रिप्ले में हर चीज़ सेम चल रही है, सिर्फ उस जगह 2 माइनस एस मुझे करना है। वो 41.2 जहाँ पर मैंने किया था ना, उसमें ज़रा सा हमको चेंज करना है। हमको करना है 0.5 है ना, 0.5 इंटू 4.12 भाई, हमको कर देना पड़ेगा 1.95, यही कर रहे हैं। तुमको दिखाएंगे, तुमको दिखाएंगे 4.12 कर दें पहले, इसलिए कि वो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 4.12, अच्छा साथ में 0.5 भी है, तो हालांकि 0.5 मैं बाद में लिख रहा हूँ। 0.5 डिवाइडेड बाय 1.95, डिवाइडेड बाय 1.95, बस इतना ही चेंज हुआ बच्चों। देख लो, 4.12 इंटू 0.5 ऊपर वाला रहने दिया, डिवाइडेड बाई 1.95 कर दिया, प्लस ये तो पुराना बचा ही हुआ है, देख लोगे।
बाकी सब इन्वर्स इन्वर्स से बचा हुआ है, सेम चीज़ है। सिर्फ एक जगह रिप्लाई में हमने चेंज किया और सारी मेहनत बच जाएगी। अब इक्वल टू प्रेस करो, ये आ गया 0.991487 प्लस जे 1.0 समथिंग। और से देखो, खास तौर से आर बैकवर्ड का वैल्यू याद रखोगे। 3 डेसिमल प्लेस तक मैं ले जाता हूँ, 0.991, 0.991 प्लस जे 1.0, देखें कितना है, यह है 1.057789, तो इसको कर देंगे 1.058। देख लो, देख लिया, जे 1.058। खुद से कर लिया करो बेटा, अगर तुमको यहाँ नजर में नहीं आता है तो खुद से कैलकुलेशन करो, तुमको खुद पता चल जाएगा। 1 पॉइंट, ये पॉइंट है, माइनस नहीं है। गंदा हो गया क्या पॉइंट? ये सही मुसीबत है। हाँ, वो मिट गया, ये पॉइंट है 1.058, 058 ओम्स। ऊपर मैंने ओम नहीं लगाया था, यहाँ भी ओम होना चाहिए। अब इससे देखो, इससे आर बैकवर्ड जो काम की चीज़ है वो तुमको निकल जाएगी। मतलब रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस इम्पीडेंस आर बैकवर्ड इज 0.991। अब देखो आर बैकवर्ड कितना कम आया है इसका, आर फॉरवर्ड इसका कितना ज़्यादा है। करंट सेम है, तो आई वन स्क्वायर आर जब तुम करोगे तो जो एयर गैप पावर है वो फॉरवर्ड फील्ड का ज़्यादा होगा, बैकवर्ड फील्ड का कम होगा। इसीलिए फॉरवर्ड टॉर्क ज़्यादा होता है, बैकवर्ड टॉर्क कम होता है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देती है। ठीक है, अब चलो आई वन निकाला जाए, जगह है कुछ? डायरेक्ट आई वन निकाल दें? नाउ हमको टोटल जेड की ज़रूरत तो है नहीं। क्या क्या पूछा है? नाउ आई वन total input current is equal to V1 applied voltage whole divided by Z1। Z1 क्या है? R1 प्लस JX1। सर्किट देख लो, इसे खुद ही समझ में आ जाएगा। R1 प्लस JX1 प्लस Z फॉरवर्ड जो आपने अभी निकाला, ये सारे ब्रांचेस सीरीज में है। Z फॉरवर्ड प्लस Z बैकवर्ड, Z फॉरवर्ड प्लस Z बैकवर्ड।
वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट निकल जाएगा तुमको। लाइन को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। चलेगा। अब वैल्यू पुट किया जाए। V1 कितना था? 110 था ना? 110 वोल्ट की मशीन है। ये जगह है ना थोड़ा। देखो इज इक्वल टू, लाइन पहले खींच देते हैं, लंबी थोड़ी खींचते हैं। V1 110 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। 110, अमेरिका में 110 वोल्ट की सप्लाई चलती है बेटा। घर में जो डोमेस्टिक सप्लाई है ना, 110 वोल्ट की चलती है। एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री है यार। ठीक है। R1 प्लस JX1, R1 था 2.02 ओम। मैं ब्रैकेट में कर करके लिखूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि Z1 क्या है, Z फॉरवर्ड क्या है, Z बैकवर्ड क्या है। 2.02 प्लस J, X1 था 2.79, 2.79। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि तुमको लगे कि ये Z1 का वैल्यू है। अब उसके बाद Z फॉरवर्ड का वैल्यू ब्रैकेट ही में डाल करके लिखेंगे। Z फॉरवर्ड का वैल्यू ऊपर था 15.931 प्लस J 20.075 लिखना है। 15.931, 15.931, यही था ना? 15.931 प्लस J क्या था? प्लस J 20.075 था ना? 20.075। ब्रैकेट बंद कर दो। अब Z बैकवर्ड के लिए लिखो। काफी लंबी लाइन होगी, बढ़ा देते हैं लाइन को। चलो यहाँ तक बढ़ा देते हैं, इतना में काम चल जाना चाहिए। अब प्लस, अब Z बैकवर्ड का वैल्यू लिखें। Z बैकवर्ड तो नजर आ रहा है ऊपर, 0.991, 0.991 प्लस J, प्लस J 1.058, 1.058, ये वैल्यू है। कैलकुलेटर तुम जैसे ही डालोगे, इनपुट करंट का मैग्नीट्यूड और इनपुट पावर फैक्टर का एंगल दोनों मिल जाएगा। तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, मैं तो फ्रैक्शन वाला यूज करता हूँ, तुम जानते हो। 110 डिवाइडेड बाय 2.02, अब तो मैं सीधा करता चला जाऊंगा, प्लस 2.79i। देखो इतना भी लिख दिया है, ब्रैकेट नहीं डाला है इसलिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सब सीधे सीधे हैं। रियल पार्ट एक साथ हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो जाएगा। प्लस 15.931, 15.931, ठीक है। प्लस 20.075, 20.075 i। देखो डाल दिया। प्लस 0.991, देखो 0.991 प्लस 1.058i,
अब सीधा ये आई वन का वैल्यू दे रहा है, आई वन के वैल्यू में रेक्टेंगुलर आएगा, उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दूंगा, इक्वल टू देखो, अब उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करके आर एंगल थीटा में चेंज करता हूँ। ये करंट आ गया 3.605 एंगल कुछ -51 नज़र आ रहा है। इसको मैं लिख रहा हूँ, फाइनल करंट आ गया है 3.60489 है, तो 3.605 कर दूंगा मैं, 3.605, ये मैग्नीट्यूड हुआ इसका 3.605 एंगल -51, तो मुझे नज़र आ रहा है -51। अब पॉइंट में देखना है, 0.628 है, तो 0.63 कर देंगे हम, देख रहे हो ना, 0.628 है, -81.63, मैं कर दूंगा इसको 63 डिग्रीज, यूनिट एम्पियर्स, एम्पियर्स काम की चीज़ होगी। अब तुमसे पूछा क्या था, स्टेटर करंट, पावर फैक्टर, ठीक है, ये पूछा था ना, तो कुछ चीज़ का तो आंसर हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर जगह है कि नहीं, हाँ ख़त्म हो रहा है रे, बच गए, तो नेक्स्ट पेज पे चलो और लिखो, एडिशनल पेज ले लो, दैट इज, जिसने पूछा था स्टेटर करंट, दैट इज स्टेटर करंट जिसका नाम हमने दिया I1 इज इक्वल टू, कितना एम्पियर आया था, 3.605 इज इक्वल टू 3.605 एम्पियर, ये हो गया आंसर ऑफ, पार्टे हुआ ना, आंसर ऑफ ए, इसे घेर दो, हाईलाइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या पूछा था, स्टेटर करंट पावर फैक्टर इज इक्वल टू, आई का जो एंगल आया है उसका कॉस ले लो, पावर है यार, पूरा ही कट गया, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ, जो एंगल अभी आया था, क्या एंगल आया था, 51.63 डिग्रीज, कॉस 51.63 डिग्रीज लैगिंग, इसलिए वी का एंगल हमने 0 माना था V1 का, और ये
एंगल माइनस में है, तो ये लैगिंग पीएफ। कॉस 51.63, देखा जाए कितना होता है। कॉस 51.63, यह आ गया 0.6207। देख लो 0.6207 लैगिंग इज इक्वल टू 0.6207 लैगिंग। उसके बाद 37 आया ना, तो हमने छोड़ दिया उसको। लैगिंग, ये हो गया आंसर ऑफ पार्ट बी। ठीक है ना, पार्ट बी था ना वो, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट पार्ट बी। अब पावर आउटपुट, स्पीड, टॉर्क, एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो वो तो आगे चलेंगे। पार्ट बी का आंसर हो गया ना भाई, तो ये इसको घेर दो, कहो कि ये आंसर ऑफ पार्ट बी हो गया। आंसर ऑफ बी, जैसे वहाँ आंसर ऑफ ए था, आंसर ऑफ बी। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर दो। ये दो चीज़ तुम्हारे काम की निकल आई। ठीक है ना, अब तुमको पावर के चक्कर में चलना है, तो सबसे पहले तुम एयर गैप पावर निकालो फॉरवर्ड फील्ड का। समझ गए? और कोई इनपुट पावर पूछा है क्या? एफिशिएंसी पूछा है ना, तो इनपुट पावर यहीं पर निकाल कर रखते हैं। ऑल्सो पी इनपुट, सिंगल फेज है तो V1 I1 cos phi 1 से काम चल जाएगा। V1 I1 cos phi 1, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और इनपुट पावर फैक्टर का प्रोडक्ट। V1 आपका था 110 ना, 110 मल्टीप्लाइड बाई करंट था कितना, 3.605, 3.605, और पावर फैक्टर तो ऊपर ही है, इंटू 0.6207, 0.6207, ये टोटल पावर है बेटा, जो सप्लाई सिस्टम से तुम्हारी मोटर ले रही होगी। ठीक है, तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या आता है। 110 सिंपल है, 110 मल्टीप्लाइड बाय 3.605 मल्टीप्लाइड बाय 0.6207, देख लो। ठीक है, इक्वल टू क्या, ये आ गया 246.1385। देख लो, तो इसको कर देंगे 246.14 कर देते हैं। 246.14 कर दो, काफ़ी है। 200 के ऊपर इतना 3 डेसिमल प्लेस तक जाने की ज़रूरत क्या है? जाना चाहते हो क्या, क्या चाहते हो? अरे बेटा, ये 246.1385 आ रहा है, तो 139 आएगा, तो उसको 14 ही कर दो यार। 246.14 वाट्स, ये टोटल इनपुट पावर है बेटा, काम की चीज़ है, याद रखोगे, एफिशिएंसी में काम आएगी। फाइनल जो शेफ्ट का आउटपुट पावर आएगा ना, उसको इससे डिवाइड कर देना, तब एफिशिएंसी आएगी। ठीक है,
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 60% के अराउंड ही होती है, इसीलिए 10 किलोवाट के ऊपर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एनीवे वो अलग बात हो गई फिर। अब हम लोगों को क्या करना है, पी इनपुट तो आ गया। अब हाँ, टॉर्क निकाला है ना, तो सबसे पहले पीजी फॉरवर्ड और पीजी बैकवर्ड निकालो। जगह है? नाउ अब ये ध्यान देना। नाउ पीजी एयर गैप पावर, मतलब रोटर इनपुट टू द फॉरवर्ड फील्ड, पीजी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉरवर्ड, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। पीजी फॉरवर्ड इज इक्वल टू I1 स्क्वायर into the resistive part of Z forward, याद है, R forward into R forward। अब मैं इसको क्लियर लिखना चाहता हूँ, इसलिए इस लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, तुमको साफ साफ नजर आ जाएगा। थोड़ा मेरा पेज ज़ाया होगा, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। 3.605 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर फॉरवर्ड। आर फॉरवर्ड कितना था? आर फॉरवर्ड कितना था? आर फॉरवर्ड था 15.931। 15.931। 15.931, ये पीजी फॉरवर्ड है, इज इक्वल टू कितना वाट्स आएगा? अगर 10 हुआ तो 150 से 150 वगैरह के करीब आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। 16 है और 3.6 है ना, तो 200 के करीब आना चाहिए। एनीवे करके देख लो, तुक्का लगाने की ज़रूरत क्या है। 3.605 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15.931, 15.931, देख लो, इज इक्वल टू, यहाँ आ गया बेटा 207.0396, तो इसको 207.04 कर देंगे, देख लो। तो पीजी फॉरवर्ड आ गया बच्चों 207, 207.04 वाट्स, ये है पीजी फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्लियर तुमको लगेगा कि पीजी फॉरवर्ड यहाँ पर है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ करके। सिमिलरली जो पीजी बैकवर्ड है क्या होगा, यहीं पर लिख देना है। सिमिलरली एयर गैप पावर एब्जॉर्ब बाय द बैकवर्ड फील्ड, इसको पीजी बैकवर्ड लिखते हैं। सिमिलरली पीजी, क्यू नहीं यार, जी है ये, क्यू लग रहा है क्या? चलो, पीजी बैकवर्ड मोटे मोटे से लिख देते हैं, पीजी बैकवर्ड इज इक्वल टू सेम I1 स्क्वायर, बट दिस टाइम आर बैकवर्ड,
I1 square multiplied by R backward. वैल्यूज पुट कर दो. R backward तो नज़दीक ही कहीं पर होगा ऊपर. नहीं भी है तो लेकर के आओ. 3.605 करंट है, करंट सेम है. 3.605 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर बैकवर्ड. आर बैकवर्ड कितना था? 0.991 था शायद. बहुत छोटा वैल्यू आया था ना. प्रीवियस पेज पे होगा. आर बैकवर्ड 0.991 सही याद था. 0.991 0.991. ठीक है, इससे कैलकुलेट करो. जगह है कि लास्ट लाइन पे है. इसे थोड़ा सा ऊपर कर दो बेटा. करीब लिख दो, नहीं तो लाइन से बाहर निकल जाओगे. यहीं पर लिख देते हैं. इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा लिखेंगे, 3.605 स्क्वायर इंटू 0.991. यहाँ भी मैं रिप्ले ही यूज़ कर रहा हूँ. 0.991 देखो, ये 3.605 स्क्वायर पिछले ही कैलकुलेशन का है, उसमें सिर्फ मैंने 0.991 कर दिया. अब देखो इसका वैल्यू क्या आता है. यह आता है 12.87906. तो 12.88 कर दें. देख लो, PG backward is 12.88 watts. Just 12.88 watts. 12.88 watts. ये हो गया PG बैकवर्ड. अब देखो, एयर गैप पावर जब निकल गया तो फॉरवर्ड टॉर्क जो होगा, जो एयर गैप टॉर्क कह लो या टॉर्क डेवलप्ड, वो ओमेगा एस एम से डिवाइड करने पर मिलेगा. फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी. लेकिन दोनों टॉर्क एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो जो नेट टॉर्क डेवलप्ड होगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा. जबकि ये दोनों पावर जो है वो सम होकर के सप्लाई से आती है. मतलब सप्लाई से जो पावर आ रहा है उसमें आप माइनस नहीं कीजिएगा, टॉर्क के लेवल पर वो माइनस होता है. ये बात हम तुमको पहले समझा चुके हैं, एक बार फिर से हम जानबूझ करके रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, एक पेज था मेरे पास बचा हुआ, तो थोड़ी सी ग्रिड इसको छोटी कर देते हैं. ग्रिड बड़ी थी, चलो इसे कम चलाते हैं. ठीक है. अब देखो, अब पोजीशन यह है कि जो तुम लोग क्या चाहते हो, ओमेगा एस एम वगैरह को निकाल के पहले से रखें. निकाल लेते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे. हियर 60 हर्ट्ज की मशीन है, याद रखोगे. हियर सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, इसको कहते हैं ओमेगा एस एम, इज इक्वल टू, तुम जानते हो मैं कैसे निकालता हूँ, 2/p इंटू 2πf. 2/p इंटू 2πf. वैल्यू पुट करो ओमेगा एस एम का. ओमेगा एस एम इज इक्वल टू, कितने पोल की मशीन थी तुम्हारी? 2/4 पोल की थी.
2/4 इंटू 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज मत करोगे, 60 हर्ट्ज की मशीन है, ध्यान से, इंटू 60। ये है मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। मैं मैकेनिकल जानबूझ के लिखता हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। तो फाइनली देखो कितना वैल्यू आ गया, ओमेगा एस एम इज इक्वल टू, देखा जाए चार चार से, अरे 60 पाई सीधा हो गया यार, 60 पाई, कहाँ गया पाई, 60 पाई, 60 पाई पे छोड़ दें क्या, 188.4955 है तो 188.5 कर लो, देख लो। 65 अगर नहीं छोड़ना चाहते हो, फिगर में लिखना चाहते हो, ये लिख दो 188.5, ओमेगा एस एम इज इक्वल टू 188.5। यूनिट क्या है, मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड, मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है यूनिट। यह है ओमेगा एस एम। देन ओमेगा एम को तुम क्या कहोगे, देन एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी, यह तो सिंक्रोनस वेलोसिटी थी, ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एस एम इंटू 1 - s, हो गया। ये एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी है इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड, नॉट सिंक्रोनस। ओमेगा एम इज इक्वल टू 188.5 188.5 डिवाइडेड बाय, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय इंटू 1 - स्लिप तुमने क्या रखा था, 5% ना, 0.05। ये जो भी वैल्यू आ रहा है लिख दो, ये भी तुम्हारे काम आएगा बाद में। ओमेगा एम इज इक्वल टू 188.5 188.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.05, मतलब 0.95 इंटू 0.95। देख लो, देख लिया, इज इक्वल टू, ये आ गया 179.08, 0.075 है, देख लो, 179.08 मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। यह है एक्चुअल स्पीड, 179.08 यूनिट सेम है बेटा, मैकेनिकल रेडियन रेडियन आर है पर सेकंड। ठीक है, ये भी एक काम की चीज तुम्हारे आगे। अब तुम निकाल सकते हो टॉर्क।
फॉरवर्ड टॉर्क। नाउ इसको 9 से लिखते हैं। अब यहाँ से रेड कर देते हैं, समझे ना, ये इंपॉर्टेंट। नाउ और इस बात को बहुत ध्यान से देखना। नाउ टी फॉरवर्ड, इसको मैं टी फॉरवर्ड का नाम दूंगा। टी फॉरवर्ड इज इक्वल टू पीजी फॉरवर्ड, पीजी फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई ओमेगा एस एम। वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू पीजी फॉरवर्ड का तुम लाए थे 207.04 था, 207.04 207.04 और ओमेगा एस एम अभी तुम ताज़ा ताज़ा लाए हो कितना, 188.5, 188.5। देखो ये टॉर्क कितना आता है, इज इक्वल टू 207.04 डिवाइडेड बाय 188.5 डिवाइडेड बाय 188.5। देखो कितना आया, ये आ गया 1.098 न्यूटन मीटर। देख लो ध्यान से, 1.098 न्यूटन मीटर नजर आ गया, इज इक्वल टू 1.098 न्यूटन मीटर। इसको तुम सिंक्रोनस वाट्स कह सकते हो। हम लोग न्यूटन मीटर आमतौर पर लिखते हैं इसलिए कि बच्चों को समझ में आता है न्यूटन मीटर आसानी से कि टॉर्क का यूनिट, जबकि इसको सिंक्रोनस वाट्स भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे पावर ट्रांसफर होता है, तो इस टॉर्क को आप सिंक्रोनस वाट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बैकवर्ड टॉर्क क्या होगा, सिमिलरली सिमिलरली टी बैकवर्ड, इसलिए कि टॉर्क ही लेवल पर पोजीशन होता है, एक फॉरवर्ड ले जाना चाहता है एक बैकवर्ड ले जाना चाहता है। अब ब्यूटी यह है कि दोनों ही पावर लेता है सप्लाई सिस्टम ही से ही, तो मतलब सप्लाई सिस्टम से दोनों का डिफरेंस पावर नहीं लिया जाता है, दोनों का सम लिया जाता है। अंदर आकर के ये लोग कांड करते हैं, समझ रहे हो ना। ये हो गया पीजी बैकवर्ड, रोटर इनपुट जो बैकवर्ड फील्ड का होगा। मेरी नियत है कि मैं तुमको बाद में पावर का ऑडिट भी दिखाऊं, डिवाइडेड बाय ओमेगा एस एम। देखिए ये सब सिंक्रोनस स्पीड पे ट्रांसफर होता है। अब देखो पीजी बैकवर्ड का वैल्यू तुम्हारा क्या था, 12.88 था ना, बहुत कम था। पीजी बैकवर्ड 12.88 था, 12.88। एयर गैप पावर ही का डिफरेंस है कितना, तो टॉर्क का डिफरेंस क्यों ना होगा, डिवाइडेड बाय 188.5। ओमेगा एसएम तो वही है 188.5। इसका वैल्यू देखो कितना आता है, नीचे कुछ जगह है ना,
हाँ इतनी जगह है, इज इक्वल टू 12.88। फिर तो मैं रिप्ले में चला जाता हूँ, रिप्ले में जा करके 12.88 कर देता हूँ। 12.88 डिवाइडेड बाई तो वही रह गया 188.5। रिप्ले फंक्शन का ये सब फायदा है कि तुमको बहुत बार दाबना नहीं पड़ता है कैलकुलेटर। अब देखो ये वैल्यू कितना आ गया, 0.0683 मुझे नज़र आ रहा है ये, तो 0.068 ले लें, देख लो। ये है बैकवर्ड फील्ड का टॉर्क, 0.068, 0.068 न्यूटन मीटर। ये बैकवर्ड टॉर्क। अब टॉर्क में ये दूसरा एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक फॉरवर्ड ले जाना चाहता है, एक बैकवर्ड ले जाना चाहता है, तो जो डिफरेंस आता है वही तुम्हारा नेट टॉर्क होता है, समझ गए? इसलिए नेट एयर गैप टॉर्क, इसलिए नेट एयर गैप टॉर्क नेट एयर गैप टॉर्क क्या नाम दिया जाए इसको? इन दोनों का रेफरेंस आने वाला है। नेट एयर गैप टॉर्क को क्या लिखा जाए? अरे टीजी और टीडी तो दोनों एक ही होता है बेटा। नेट एयर गैप टॉर्क टीजी is equal to gross torque developed is equal to gross torque developed TD, दोनों सेम होता है, कई मरतबा बता चुका हूँ, is equal to gross torque developed mechanical torque, obviously gross torque developed इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का लो, उसी से लोड चलता है। ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू, इसको मैं टीडी कहता हूँ, टीडी, ठीक है। नेट एयर गैप टीजी टीडी is equal to T forward माइनस T बैकवर्ड। अब यहीं से तुमको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, T बैकवर्ड है ये। माइनस T बैकवर्ड, इसका वैल्यू पुट करो। अब ये दोनों चीज को हम लोग एक जनरल टॉर्क नाम देते हैं सिर्फ T, इसलिए कि दोनों बराबर है। इसलिए T इज इक्वल टू आपका था 1.098 न्यूटन मीटर फॉरवर्ड टॉर्क, और बैकवर्ड टॉर्क था 0.068 इन दोनों का डिफरेंस क्या आया भाई? यही तुम्हारा नेट टॉर्क है, T इज इक्वल टू 1.098 माइनस 0.068। देख लो, मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, यह आ गया 1.0300,
1.03 न्यूटन मीटर आ गया। T इज इक्वल टू, वो तो जबानी देख कर सकते थे, लेकिन खैर कैलकुलेटर से किया कर, कैलकुलेटर ही से 1.03 न्यूटन मीटर। अब निकलने के बाद बारी आएगी कि अब लॉसेस क्या क्या हैं, उनको आप माइनस कीजिए। समझे ना? ठीक है। अभी जो आपका पावर आया है वो T इज इक्वल टू 1.03 न्यूटन मीटर है। ठीक है। अब आप इसको ओमेगा एम से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड निकलेगा आपका। समझ गए? ग्रॉस पावर डेवलप्ड जो होगा वो होगा T इंटू ओमेगा एम। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट पेज चलो, इसमें जगह नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये टोटल नेट टॉर्क है। समझ गए? जो डेवलप हुआ, टी फॉरवर्ड माइनस टी बैकवर्ड। अब जो टॉर्क डेवलप हो गया वो एक्चुअल स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर डेवलप्ड को निकल जाएगा। ठीक है। उसको यहाँ पर कर रहा हूँ। देन, यहाँ देन लिखता हूँ और ये टर्म्स को ध्यान देना। देन ग्रॉस देन ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मतलब इंटरनल पावर जो डेवलप हुआ, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड। जिसको हम लोग जनरली कहते हैं पीडी, इज इक्वल टू टॉर्क डेवलप्ड मल्टीप्लाइड बाय, अब ओमेगा एस एम नहीं करोगे, अब करोगे ओमेगा एम। समझ गए? तो टॉर्क तुम्हारा कितना था? टॉर्क था तुम्हारा 1.03 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एम था तुम्हारा समथिंग लाइक 179 के करीब था ना? कितना था? ओमेगा कहाँ मालूम लाया था यार? हम्म 179.08, 179.08, 179.08, ये वाट्स में आएगा। तो 1.03, 1.03 इंटू 179.08, 1.03 इंटू 179.08, देखो, इज इक्वल टू 184.452 वगैरह आ रहा है कुछ, 184.45 पे इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इज इक्वल टू 184.45 वाट्स। ये पीडी निकला, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड।
समझ गए? अब इसमें से आपको वो कोर लॉस और फ्रिक्शन विंडेज माइनस कीजिएगा, तब आउटपुट जाकर के मिलेगा। समझे ना? राइट? और हम इसको निकालते हैं इस तरीके से। हम इसको पीजी फॉरवर्ड माइनस पीजी बैकवर्ड करके नहीं निकाला। अगर पीजी फॉरवर्ड माइनस पीजी बैकवर्ड करके उसको 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेक्निकली तो यही जवाब आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज वो बुरा है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। समझ गए? तुमको याद है ना कि पी डी इज इक्वल टू पी जी इंटू 1 - s होता है, उधर से निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड टॉर्क का होता है, इसलिए हम पावर के लेवल पर डिफरेंस नहीं लिखना चाहते हैं। हालांकि अल्टीमेटली हुआ तो वही है, लेकिन किया करो टॉर्क से। समझ गए? इसका ज़रा ख्याल रखा करो, नहीं तो एग्जामिनर कुछ नंबर काटेगा, तुम समझ लो। तो अब देखो, ये ग्रॉस मैकेनिकल पार्ट डेवलप हो गया। देन अब 9 कर दो, 9 कर दो, देन को छोड़ो, 9। अब जो तुम्हारा पी आउटपुट है, आउटपुट पावर जो शैफ्ट पर तुमको मिलेगा, उसके लिए डेवलप्ड पावर में से तुम लॉसेस घटाओगे। कौन कौन से? कोर लॉस घटाओ, कोर लॉस दिया हुआ था ना, कौन कौन लॉस दिया हुआ था यार, चेक करो। कोर लॉस 24 वाट्स, फ्रिक्शन एंड विंडेज, तो ठीक तो है। तो कोर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज मिल करके रोटेशनल लॉस हम लोग कहते हैं, तो रोटेशनल लॉस माइनस कर दो। रोटेशन लॉस लिखने की जब नौबत आए तो लिख देना कि क्या क्या था उसमें, माइनस पी रोटेशनल। इसी में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं 16 यूनिट्स मॉडल में कोर लॉस भी। तो ये हो गया पी डी 184.45, 184.45 माइनस, अब कोर लॉस और फ्रिक्शन विंडेज दोनों को जोड़ दो। कोर लॉस कितना था? 24 वाट था ना, माइनस 24 प्लस 13, 24 प्लस 13, कितना वैल्यू आ गया? इसमें से 37 माइनस कर दो, माइनस 24 13 37, आंसर मैंने 37 मैंने कर दिया। यह आ गया 147.452, तो 147.45 छोड़ देते हैं, 147.45 वाट्स, 5 है, 45 वाट्स, ये आउटपुट पावर फाइनली हो गया। ठीक है, राइट? तो आउटपुट टॉर्क क्या करोगे? इसलिए आपसे पूछ रहा है आउटपुट टॉर्क। आउटपुट टॉर्क इज इक्वल टू पी आउट बाई ओमेगा एम। अब ओमेगा ऐसा मत कर देना, पी आउट बाई ओमेगा एम इज इक्वल टू 147.45, 147.45 होल डिवाइडेड बाय ओमेगा एम का वैल्यू
179.08, 179.08। जगह है ना, थोड़ी जगह है। इज इक्वल टू 147.45 डिवाइडेड बाई 179.08 डिवाइडेड बाई 179.08। मैंने उसी को यूज कर लिया बेटा, आंसर डिवाइडेड बाई कर दिया है। 0.823388 है, तो 0.823 करके हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0.823 न्यूटन मीटर। ये तुम्हारा फाइनली आउटपुट टॉर्क हुआ। आउटपुट टॉर्क टी आउट कर दें क्या, या टी एस एच कर दें? छोड़ो, आउटपुट टॉर्क ही रहने दो। टी आउट कर दो। ये शेफ पर जो तुम्हारा टॉर्क होता है ना, शेफ का फाइनल आउटपुट टॉर्क है, वो 0.823 न्यूटन मीटर हो गया। ये तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है? एफिशिएंसी बच गई ना। नाउ एफिशिएंसी इज P output by P input. P output divided by P input. अब याद करो P input कितना आया था पहले। आउटपुट पावर तो तुम्हारे सामने होगा अभी ऊपर। आउटपुट पावर 147.45 था ना बेटा, 147.45। इनपुट पावर कितना था? इनपुट पावर देखना, 246.14 याद रखोगे। 246.14, 246.14, ये तुम्हारी एफिशिएंसी है। 147.45 डिवाइडेड बाय 246.14, ठीक है, देख लो, इज इक्वल टू 0.59905। 59.9% हो गई, इसमें क्या है, देख लो। ये हो गया तुम्हारा आंसर फाइनल एफिशिएंसी का। ओवरऑल तुम्हारा जो एफिशिएंसी का वैल्यू आ गया, वो आ गया, देखा ना, 0.599, 0.599 पर यूनिट इज इक्वल टू 59.9%। मैंने कहा था ना कि 60% के करीब होती है एफिशिएंसी। 59.9%, दैट्स इट। अब तुम देख लो कि क्या क्या पूछा था, उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ये कुछ गंदा हो गया है तो इसको साफ कर दें। दोनों साफ हो गया, एक ही को साफ करो। यही नज़र ठीक से नहीं आ रहा है ना, इस गोले को ठीक कर दो।
चलो हो गया, हाईलाइट कर दो किस किस चीज़ को करना है, इसको देख लो। एक तो एफिशिएंसी तुमने लिखना था, तो ये हो गया, ये हो गया आंसर। इसको ब्लैक से कर दें, ये हो गया आंसर। किस पार्ट का? एफ, आंसर ऑफ एफ। आंसर एफ, ठीक है। और क्या था? देखते हैं ना कि क्या क्या पूछा था इन्होंने। पावर ए हो गया था, बी हो गया था, सी पावर आउटपुट था, डी स्पीड थी। अच्छा, स्पीड भी थी ना, तो स्पीड में क्या रखा हुआ है? एक्चुअल स्पीड पूछता है ना, ओमेगा तो हमने निकाल ही दिया था, उसी से निकाल दो। 60 ओमेगा m/2 पाई आरपीएम आ जाएगा। आंसर ऑफ बी हो गया। पीजी फॉरवर्ड वगैरह में हमारा कुछ आंसर नहीं निकल रहा था। हम्म, ये आंसर हो गया एक आंसर ये भी है, ये भी आंसर है स्पीड का। ओमेगा एम इज इक्वल टू इतना, तो स्पीड इन आरपीएम क्या हो जाएगा? ओमेगा क्या होता है बेटा? 2 पाई n/60 होता है ना, तो 60 ओमेगा m/2 पाई कर दो, इज इक्वल टू 60 × 179.08 बाई 2 पाई। देखो कितना आता है, कितना आता है आरपीएम में? 60 × 179.08 डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखो, और भी तरीका तुम बताएंगे। ये आ गया 1710 आरपीएम इज इक्वल टू 1710 आरपीएम। तुमको यहीं पर चेक करवा देते हैं आंसर, इसको घेर दो। ओमेगा एम मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में भी अगर तुम आंसर छोड़ दोगे तो तुम्हारा कोई नंबर काटेगा नहीं। आरपीएम में लिखना जरूरी नहीं जब तक पूछे नहीं। हम लोग चूंकि यूजुअली आरपीएम लिखते हैं, इसलिए आरपीएम जैसा ले आते हैं। देखो, मैं इसको चेक कर देता हूँ, ब्लू से चेक कर देता हूँ। चेक, एनएस इज इक्वल टू क्या होता है? 120 इंटू एफ, यहाँ का एफ 60 है, ध्यान रखोगे, बाई पी। पी कितना? 4, ठीक है ना। 12×6 = 72, 7200 का मतलब 1800 आरपीएम।
ये सिंक्रोनस स्पीड। इसलिए n एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू ns इंटू वन माइनस एस 1800 इंटू वन माइनस 0.05। भाई 5% स्लिप हुई तो 90 आरपीएम हो गया ना बेटा। 90 आरपीएम माइनस कर दो, 1710 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1710 आरपीएम। तो कैलकुलेशन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन ओके है। स्पीड इन आरपीएम ये एन है, हम लोग आमतौर पर एन लिखते हैं ना। स्पीड इन आरपीएम दैट इज एन। ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछा था? हाईलाइट करने का और क्या क्या है? बोलो। करंट को कर दिया, पावर फैक्टर कर दिया, पावर आउटपुट को नहीं किया है क्या? स्पीड टॉर्क एंड एफिशिएंसी। पावर आउटपुट क्या आ गया? टॉर्क है, आउटपुट पावर, ये भी एक आंसर हो गया। आंसर पी आउट। ये आंसर हो गया, इसे घेर दो। आउटपुट पावर पूछा था ना, आउटपुट टॉर्क भी पूछा था, तो ये भी एक आंसर हो गया। अब ये आंसर किसका है? ये आंसर है टॉर्क। टॉर्क है ई का आंसर। ई, पावर आउटपुट सी, स्पीड डी। याद रखना मुश्किल हो जाता है इतने लंबे न्यूमेरिकल में, कहाँ पर क्या पूछा याद रखना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जवाब तो निकल ही आया है। ये आंसर का था, ये पार्ट डी का था। आंसर डी था, स्पीड। अगर गलत होगा तो ठीक कर लूंगा, चेक कर लें। आंसर डी ही था ना। हाँ, स्पीड डी था, टॉर्क ई था। टॉर्क ई था। हम्म, फाइनल टॉर्क ये था ना। नहीं, आउटपुट टॉर्क क्या था? ये आंसर ई था ना। आंसर ई था, और ये आंसर एफ था। तो डी ई एफ सब हो गया। आंसर डी, ई और एफ हो गया। ए बी सी। सी आंसर क्या था? आंसर बी। आंसर सी क्या था? ये आउटपुट होगा आंसर सी। ये आंसर सी का है। ठीक है ना? ये आंसर सी का है। हाँ, पावर आउटपुट सी का है। तो ये न्यूमेरिकल तुम्हारा पूरा हो गया। न्यूमेरिकल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ
कि नेट पावर ऑडिट कैसे किया जा सकता है। टोटल पावर जो आप सिस्टम से लिया वो कहाँ कहाँ गया, उसको मैं ऑडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको देख लो। ये फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी समझ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की पूरी हो जाए। इसके लिए मैं पावर ऑडिट करने वाला हूँ। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में है और कुछ नहीं इसका रोल है। पावर ऑडिट ये न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं करूँगा। पावर ऑडिट कौन कौन सी पावर तुमको नजर आई है वो तुम मुझे बताओगे। ठीक है, पावर ऑडिट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो आउटपुट पावर, पी आउट। आउटपुट पावर कितना था? आउटपुट पावर था 147.455 वाट्स ना। 147.45 वाट्स। रोटेशन लॉस कितना था? पी रोटेशनल इज इक्वल टू कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन इन विंडेज, दैट वाज 24 प्लस 13 इज इक्वल टू 37 वाट। 37 वाट्स। ठीक है ना। अब देखो फॉरवर्ड फील्ड का कॉपर लॉस, पीसीयू फॉर द फॉरवर्ड फील्ड, पीसीयू फॉर द फॉरवर्ड फील्ड, कॉपर लॉस फॉरवर्ड फील्ड का, इज इक्वल टू एस इंटू पीजी फॉरवर्ड। आपकी स्लिप थी 5%, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई पीजी फॉरवर्ड आपका कितना निकला था, याद है कुछ? 207.04 वगैरह था ना। पीजी फॉरवर्ड 207.04, 207.04। ये था PCU of the forward field, rotor copper loss for the forward field। 5% just of 207.04, 0.05 multiplied by 207.04। देखो ये फॉरवर्ड फील्ड का कॉपर लॉस आने वाला है और ये है 10.352 वाट्स। 10.352 देख लो इज इक्वल टू 10.352 वाट्स। इसी तरीके से बैकवर्ड फील्ड क्या हो जाएगा? PCU बैकवर्ड, PCU बैकवर्ड
इज इक्वल टू बैकवर्ड स्लिप इज 2 माइनस एस, ध्यान रखो, इज 2 माइनस एस इंटू पीजी बैकवर्ड, पीजी बैकवर्ड। अब तुम वैल्यू पुट करके देखो तो क्या होता है, इज इक्वल टू 2 माइनस 0.05, हालांकि पीजी बैकवर्ड कम है, लेकिन जरा वैल्यू देखना, क्योंकि ये 1.95 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पीजी बैकवर्ड कितना था, पीजी बैकवर्ड, पीजी बैकवर्ड 12.88, 12.88, 12.88। अब फाइनली कितना आया, द कॉपर लॉस इन द बैकवर्ड फील्ड, ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड कर दो हिंदी का, ड्यू टू द बैकवर्ड फील्ड इज 1.95 into 12.88, 1.95 into 12.88, देखो 1.95 into 12.88, फिगर क्या आता है बोलो, ये फिगर आता है 25 पॉइंट समथिंग, 25.116 वॉट्स, 25.116 is equal to 25.116 वॉट्स, ठीक है, ये हो गया। तो ऑडिट में पहला आइटम ये हो गया, दूसरा आइटम ये हो गया, तीसरा आइटम ये हो गया, चौथा आइटम ये हो गया। अब पांचवा आइटम है स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस क्या है, ऐसे तुमने ये गौर किया कि बैकवर्ड फील्ड का कॉपर लॉस 25 वाट निकला, जबकि फॉरवर्ड फील्ड का कॉपर लॉस सिर्फ 10 वाट निकला, जबकि एयर गैप पावर इसका 207 था और ये 12.88 था सिर्फ। तुम सोच लो कि जो पावर था उससे भी ज़्यादा कॉपर लॉस हो गया, जो पावर था एयर गैप पावर, उससे ज़्यादा कॉपर लॉस हो गया बेटा, इस बात का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, हम लोग इसे कहते हैं पीसीयूएस, पीसीयूएस, स्टेटर कॉपर लॉस। ये तो पीसीयू जाहिर रोटर कॉपर लॉस का है, पीसीयूआर कह दो, फॉरवर्ड पीसीयूआर, बैकवर्ड कर दो पीसीयूआर कर दो, अगर तुम रोटर को इंडिकेट करना चाहते हो तो पीसीआर कर दो, यहाँ पर ही पीसीआर कर दो, एक फॉरवर्ड का एक बैकवर्ड का, ये पीसीआर है। पीसीयूएस क्या है, I1 स्क्वायर इंटू R1, I1 स्क्वायर इंटू R1, वैल्यू जरा पुट करो तो, इज इक्वल टू I1 कितना था तुम्हारा 3.605 ना, वो तो मुझे याद है 3.605 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ था तुम्हारा 2.02 था, 2.02 ओम,
डेटा में तो मेरे ख्याल में यही था, 2.02, ठीक है, इंटू 2.02। अब इसे देखो, स्टेटर कॉपर लॉस PCUS, PCUS कितना हो गया? 3.605 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.02, देख लो, ये हो गया 26.252 इज इक्वल टू 26.252, 26.252 वाट्स। तो ये सब का टोटल क्या हो गया, बोलो? ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। देखिए, अब सबको हम जोड़ रहे हैं और हमको चेक करना है कि ये इनपुट पावर के बराबर आता है कि नहीं, समझ रहे हो? 147.45, 147.45 प्लस 37 जो रोटेशन लॉस गया, प्लस फॉरवर्ड फील्ड का कॉपर लॉस 10.352, 10.352 प्लस बैकवर्ड फील्ड का कॉपर लॉस 25.116 प्लस स्टेटर कॉपर लॉस 26.252। देखो, ये सबको मैंने ऐड कर दिया है। अब जब इक्वल टू प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 246.17, देखो 246.17 आ रहा है एग्जैक्टली। इनपुट पावर इतना ही था ना, ऑलमोस्ट। दिस इज कमिंग टू ग्रैंड टोटल 246.17 watts, which is equal to almost your P input. What was that? P input वहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था वो वैल्यू आ रहा था 246.14 वाट्स। अब इतने कैलकुलेशन में 0.03 वाट्स का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? So it's absolutely fine, absolutely fine. Audit is passed. Absolutely okay. ठीक है, ये तुम्हारा पावर ऑडिट हो गया। अब इससे तुमको समझ में आ गया होगा कि पावर कहाँ कहाँ कैप से एब्जॉर्ब होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? तो अब ख़त्म किया जाए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन समझने के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था बेटा। बहुत अच्छे से इसको बार बार देखोगे और समझोगे। ख़ास तौर से ये जो पावर ऑडिट मैंने करवाया है इसका बिल्कुल ध्यान रखोगे, इसलिए कि ये कोई नहीं करता है, किसी किताब में तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चेक कर लूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब ये सब सफाया करें, इसका ग्रिड हटा दें, ग्रिड गई, ग्रिड गई,
ग्रिड गई, ग्रिड गई, ग्रिड गई, ग्रिड गई। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं। क्लियर हो गया सब, साफ सुथरा। चेक कर लें कि सब कुछ हो गया कि नहीं। ए बी सी डी ई एफ आंसर आया कि नहीं। हम्म, ओम वगैरह लिख दिया है कहाँ जहाँ ज़रूरत है। ठीक है। बाकी तुम लोग कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है बाकी कर लेना। मुझे बता देना कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम था, या तो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे बता देना, अगर यूट्यूब पे अपलोड हुआ आरोहन ने किया तो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। राइट, इसको हाइड कर देते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही थी। हैव अ नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।